नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इंडियन एविडेंस एक्ट के इस अगले लेक्चर में आपका स्वागत है और ये पार्ट नंबर 6 होगा। तो आप जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए और कनिका, सिंघल, रोहिणी, सबको बच्चों नमस्ते। बताइए एक बार कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है ताकि हम लोग सेशन को आगे बढ़ा सकें। अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है तो सेशन को जल्दी से आगे बढ़ाया जाए। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही? नमस्ते रितिका। चलिए, अच्छा, थैंक यू। तो शुरुआत कर देते हैं हम लोग, है ना? शुरुआत कर देते हैं, लेट करने की जरूरत नहीं है। सही है। हाँ, तो पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद कंक्लूसिव प्रूफ, यानी निश्चायक सबूत के बारे में प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन सी धारा में किया गया है? आप देख रहे हैं 41, 112 और 113, यही है कंक्लूसिव प्रूफ के संबंध में। हालांकि कुछ लोग कहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो आप स्टोपेल को भी इसमें आप गिन सकते हैं, 115, 116 और 117। इतना ही नहीं बल्कि आईपीसी का सेक्शन 82 भी कंक्लूसिव प्रूफ ही होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। Which one of the following terms has not been defined under Indian Evidence Act Section 3? Court, document, एविडेंस की कन्फेशन। कौन सा शब्द परिभाषित नहीं है इसमें? बताइए, कौन सा टर्म डिफाइन नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। कन्फेशन को हालांकि सेक्शन 3 क्या किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। एडमिशन है डिफाइंड सेक्शन 17 में, कन्फेशन तो वो भी नहीं। नीतू सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि ओनली सच फैक्ट आर मेड रिलेवेंट बाय द एविडेंस एक्ट एज आर encompassed by section 5 to section 55, section 5 top, section 32 of the Indian Evidence Act. बड़ा गलत। 5 to 55, 5 to 32, all section in Indian Evidence Act, such fact which can be proved as per section 59 and section 60 of Indian Evidence Act. नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 से लेके 55 तक जो है वो फैक्ट हैं वो रिलेवेंट है। यूनिवर्सल ज्ञान, वेरी गुड। रोहिणी मिश्रा, रितिका शर्मा, भीम, रोहिणी, नीतू। अगला प्रश्न ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रोवाइड्स दैट एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 60। केवल सुसंगत और विवादक तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्य का नहीं। ये बात कहाँ बताई गई है? तो सेक्शन 5 में बताई गई। सेक्शन 5 ही कहता है कि केवल रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस दिया जा सकता है, अदर फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका अगला प्रश्न। अच्छा, इसको भी कर ही सकते हैं आप, ये भी आपके रेंज में है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट डॉक्ट्रिन रेस जेस्टे हैज बीन डील्ड विथ? सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, दो ही ऑप्शन है। रेस जेस्टे यानी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन की बात की गई सेक्शन 6 में। आर वर्सेस फोस्टर की केस होगी, रटन वर्सेस रेजिना की केस होगी, आर वर्सेस क्रिस्टी की केस होगी, सामल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस होगी, आर वर्सेस मलकानी की केस होगी। बहुत सारी केसेस हैं सेक्शन 6 पर। इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस
एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा रिलेवेंसी ऑफ एविडेंस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, यानी 1 एंड 3, 1 एंड 3। अगला प्रश्न आपके सामने ये 21 नंबर है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वर्ड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन ऑकर्स, यानी एक ही संव्यवहार के भाग वाले तथ्य कौन सी धारा में बताए गए? ये है सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 11 की सेक्शन 12। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेक्शन 6, रेस जस्टे रूल। The fact which form part of same transaction relevant under section 6। कह रहा है कि सेक्शन 7 द इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन 7 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? ओकेजन, काज, इफेक्ट, पर्पस, कौन सा नहीं आता? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई श्याम कली पटेल। ये पर्पस नहीं आता इसमें। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 23 जो है सेक्शन 7 के अंतर्गत पर्पस नहीं आता, ओकेजन, काज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें आती हैं। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट कवर्ड अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 8, 9, 10, 11। बहुत आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। सेक्शन 8 मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट। ये है आपका अगला प्रश्न कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूसिव इन सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या है? इंटेंशन, प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट। सेक्शन 8 के अंतर्गत कौन सा रिलेवेंट नहीं होगा इसमें? इंटेंशन, क्योंकि मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट तो रिलेवेंट है। नेक्स्ट, identification of the accused person is related to which of the following section of the Indian Evidence Act। आज का सेशन सेक्शन बेस्ड है। इससे पहले के जो हम लोग 2-3 दिन किए हैं 4 से, वो सब के सब चाहे मैगजिम बेस्ड रहे, चाहे एक्सप्लेनेशन बेस्ड रहे, चाहे इलस्ट्रेशन बेस्ड रहे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या है? आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है वो सेक्शन 9 के अंतर्गत होती है। तो क्या आइडेंटिफिकेशन परेड सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? तो इसका जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ कोर्पोरेशन में काम करती है। अब अगर दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाए कि कौन ले सकता है आइडेंटिफिकेशन परेड, तो ये मजिस्ट्रेट भी ले सकता है, आम आदमी भी ले सकता है और पुलिस भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूपी में एक ट्रेडिशन हो गया है कि आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ली जाती है। ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सही से सुमेलित कराना है इसको। इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू, ये हो गया। पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा। फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रिपरेशन ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू, प्रिपरेशन कहाँ चली जाएगी? 8 में चली जाएगी। फैक्ट नेसेसरली टू एक्सप्लेन द इंट्रोड्यूस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, ये 9 में चला जाएगा। अभी देख लीजिए पहला का कौन सा? सी है क्या? सी है क्या? यही है ना? वेरी गुड। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न ये है, लिख रहा है कि थिंग्स सेड आर डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन इज रिलेवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें कौन सी धारा के अंतर्गत सुसंगत है? 11 है, 13 है, 10 है, 12 है। बिल्कुल सेक्शन नंबर 10 है। कहा जाता है कि प्रश्न पूछे अगर परीक्षा में कि रूल ऑफ एजेंसी यानी अभिकरण का नियम कौन सी धारा में है, तो एजेंसी का रूल भी सेक्शन 10 में। पूछा जाए कि इस पर लीडिंग केस कौन सी है, तो आर वर्सेस ब्लैक की केस है। उसके अलावा मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर, ये भी केस इस पर है। इतना ही नहीं बल्कि अगर आपसे पूछ दे कि लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस किसको कहते हैं, तो ये मिर्जा अकबर ही लगा दीजिएगा। हालांकि बहुत सही प्रश्न नहीं है, लेकिन आयोग ने इसी को सही माना है हमेशा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको सेक्शन इस क्वेश्चन से मिली। लिखा है कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट। Which of the following section of the Indian Evidence Act contain aforesaid principle of law? 9, 10, 11, 12. ये कौन सा है? सेक्शन 11। सेक्शन 11 में है कि जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत। यही 11 में भी प्ली ऑफ एलिबाई का नियम भी आता है कि प्ली ऑफ एलिबाई है क्या, यानी अन्यत्र उपस्थिति का नियम सेक्शन 11 में ही है। अन्यत्र उपस्थिति के मतलब अगर अपराध का आरोप लगाया जाता है कि लाहौर में हुआ है और वो व्यक्ति ये कह दे कि हम उस दिन कलकत्ता में थे, तो यही है एलिबाई, कि उसके किसी अगेंस्ट फैक्ट को प्रूव कर देना कि ये दोनों फैक्ट जो है साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो उसने वो अपराध किया होगा या तो फिर वो उस दिन दूसरी जगह रहा होगा। Which of the following section of the Indian Evidence Act provides the provision regarding plea of alibi? से संबंधित सेक्शन 7, 6, 4, 11 निश्चित रूप से अभी आप पढ़े सेक्शन 11 के अंतर्गत है। ये है अगला प्रश्न, कहता है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कॉल्ड ए रेजिडुअरी सेक्शन डीलिंग विथ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेजिडुअरी यानी अवशिष्ट धारा 11, 12, 13, 14। कौन सी धारा है रेजिडुअरी सेक्शन? वही जो अदरवाइज रिलेवेंट नहीं होगा वो रिलेवेंट हो जाएगा धारा 11 के अंतर्गत, इसीलिए इसको रेजिडुअरी सेक्शन कहते हैं। यूनिवर्सल ज्ञान, AR मिश्रा, नीतू सिंह, भीम, रितिका। आज का सेक्शन बेस्ड है तो देखिए आप लोग सब सही कर रहे हैं। Which section of the Indian Evidence Act lays down rules regarding relevant fact when the right or custom is in question? अधिकार और रूढ़ि प्रश्नगत है, वो चीज सुसंगत कौन सी धारा के अंतर्गत है? 12, 13, 14 और 15। बिल्कुल सेक्शन 13 में है। कस्टम और रूढ़ि के बारे में बात सेक्शन 48 में भी है, हालांकि वहां पे कस्टम और रूढ़ि के बारे में ओपिनियन रिलेवेंट होती है। इतना ही नहीं बल्कि ये 32(4) में भी होगा, 32(4) में भी है। यहाँ पे वो व्यक्ति जो उसने राय दी है वो मर चुका है। गलत भी हो रहा है। नेक्स्ट है which of the following does not find a mention as showing the state of mind under section 14 of the Indian Evidence Act? सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कौन सी चीज स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर करने के लिए नहीं आती? इल विल, मोटिव, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, कौन सी चीज नहीं आई? बिल्कुल आपका बताया हुआ आंसर सही है, मोटिव है। मोटिव सेक्शन 8 के अंतर्गत रिलेवेंट होता है, सेक्शन 14 के अंतर्गत नहीं। और सेक्शन नंबर 14 की बात करें तो सेक्शन नंबर 14
बात करता है शरीर या मन की दशा या शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य। कहता है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन इज रिलेवेंट। प्रीवियस कन्विक्शन कौन सी धारा के अंतर्गत रिलेवेंट है, कौन से प्रावधान के अंतर्गत? इसका सही ऑप्शन 14 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सप्लेनेशन सेकेंड, क्योंकि थर्ड फोर्थ तो है भी नहीं उसमें। यही कहता है पूर्व दोष सिद्धि भी रिलेवेंट हो जाएगी मन की दशा को स्पष्ट करने के लिए। यहाँ देखिए सेक्शन नंबर 14 जो बात करता है, खैर अभी भी क्वेश्चन उस पर है, कर लेते हैं तो सेक्शन 14 की बात करें। Under section 14 of Indian Evidence Act, which of the following fact become relevant, namely fact showing the state of mind, fact showing the state of body, fact showing the state of bodily feeling, all of the above? क्या सही होना चाहिए इसमें? बिल्कुल ऑल ऑफ द एबव होगा। जो तथ्य मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को प्रकट करते हैं वो धारा 14 के अंतर्गत रिलेवेंट होती है। ये नहीं देख पाएंगे आप। अब एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं सेक्शन 14 के अंतर्गत। सेक्शन 14 ये कहता है शरीर या मन की दशा या शारीरिक संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य इसके अंतर्गत रिलेवेंट होते हैं। इसमें कुल 8 चीजें बताई गई हूँ। आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, सदिच्छा, वैमनस्य, इलविल और शारीरिक संवेदना प्रकट करने वाले तथ्य जो है वो रिलेवेंट होते हैं। बाकी आप देखें मोटिव या कोई अन्य चीज जो है वो सारी चीजें इसमें नहीं आती, क्योंकि जो अन्य धारा के अंतर्गत रिलेवेंट हो उसमें रिलेवेंट नहीं होगी। अब दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ये कहता है कि जो मन की दशा का एविडेंस दिया जा रहा है, मन की दशा का जो एविडेंस दिया जा रहा है वो मन की दशा विशिष्टतः उस मामले में कैसी थी, यानी पार्टिकुलरली उस मामले में कैसी थी ये मैटर करेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि जनरली इसका मानसिक दशा या मेंटल स्टेटस क्या रहता है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन भी स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करने की वजह से वो रिलेवेंट हो सकता है। जैसे इसी में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति लोगों पर गोली चलाने का अभ्यासी है। विवाद में यह है कि क्या ए ने बी पर जान लेने के इरादे से गोली चलाया। इसमें ये एविडेंस दिया जाना कि ये अन्य लोगों पर भी असर करने के इरादे से गोली चलाता रहता है, ये चीज रिलेवेंट नहीं होगी 14 के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये जो एविडेंस दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि वो जनरली ऐसा करता रहता है। सेक्शन 14 कहता है पार्टिकुलरली उस मामले में उसकी मन की दशा कैसी थी ये मैटर करता है। जो लोग पढ़े होंगे ना उनको ये चीज ध्यान आ रही होगी, लेकिन एकदम जिसने नहीं पढ़ा होगा तो फिर हिंदी में पढ़े हो चाहे इंग्लिश में पढ़े हो इससे कोई मैटर नहीं। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो उन सब चीजों पर आपका ध्यान जाएगा, अन्यथा थोड़ी समस्या हो। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन एडमिशन। बहुत आसान, 16 है, 17 है, 15 है, 18 है। एडमिशन यानी स्वीकृति को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो 17 परिभाषित करती है। स्वीकृति क्या कहता है? स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करती है और जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो तस्मिन पश्चात वर्णित है। धारा 17 की परिभाषा है। अब उस पर क्वेश्चन भी होंगे, हो सकता है। देखिए, which one of the section was amended by Information Technology Act 2000? 6, 17, 32, 41। स्वाभाविक सी बात है 17 है, क्योंकि हमने अभी कहा कि मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में। अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। नेक्स्ट, the general rule is that admission are proved against the maker. Which of the following provision of Indian Evidence Act provide for exception of this rule? सामान्य नियम है कि एविडेंस एडमिशन हमेशा उसे करने वाले के विरुद्ध साबित की जाती है, लेकिन इसका अपवाद एक धारा में है। कौन सी धारा? 21। 21 दोनों बातें कहता है, जनरल रूल भी और उसके एक्सेप्शन भी।
जनरल रूल भी ये बताता है कि स्वीकृति हमेशा उसे करने वाले के विरुद्ध साबित की जाती है, लेकिन इसके अपवाद बता देता है कि 3 परिस्थितियों में उसके पक्ष में भी साबित की जा सकती है। 3 परिस्थितियां क्या हैं? पहला, जब वो कथन ऐसा है या ऐसी स्वीकृति है कि स्वीकृति करने वाला यदि मर जाता तो 32 के अंतर्गत सुसंगत हो जाता। दूसरा कहता है जब शरीर या मन की दशा के बारे में हो और उस समय की गई थी जब शरीर या मन की ऐसी दशा विद्यमान थी। तीसरा कहता है स्वीकृति के रूप में नहीं परंतु अन्य रूप में सुसंगत है, तो वो उसके पक्ष में भी साबित की जा सकती है। हो गया? Under Indian Evidence Act, the provision of relevancy of oral admission as do the contents of electronic record is provided under 22, 22A, 30, 23, 23A। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 22A। क्यों? क्योंकि कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछ दिया है। अगर कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड पूछता ना, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट पूछता तो 22 हो जाता, इलेक्ट्रॉनिक लग गया तो 22A हो गया। Which section of the Indian Evidence Act 1872 deals with civil matter? 23, 17, 53 कि 133? क्या कह रहा है? ओनली सिविल मैटर, सिविल मामलों में लागू होती है स्वीकृति। कौन सी है? सेक्शन 23। सेक्शन 23 ही ना कहता है कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती हैं जब वो इस शर्त पर की गई हो कि उनका साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। (23) of the Indian Evidence Act deals with relevancy of admission in civil cases, relevancy of oral admission to the contents of document, relevancy of oral admission as to the content of electronic document, none of the above। क्या है सेक्शन 23 में? क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलेवेंसी ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस। आवाज की क्या दशा है? कल जैसा बहुत स्पष्ट आवाज है कि आज भी कुछ दबी दबी सी आवाज है? अंशिका, यूनिवर्सल ज्ञान। नेक्स्ट, in Indian Evidence Act confession is defined under, कहाँ कन्फेशन को डिफाइन किया गया? 19 में, 20 में, 21 में, नन ऑफ द अबव। अच्छा, तो ये नन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि 17 में एडमिशन को डिफाइन जरूर किया गया है। कन्फेशन को डिफाइन करने का काम किसने किया? कन्फेशन को डिफाइन करने का काम स्टीफन ने किया। कन्फेशन को डिफाइन करने का काम साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया। कन्फेशन को डिफाइन करने का काम पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर के केस में 1939 में प्रीवी काउंसिल ने किया। कन्फेशन को डिफाइन करने का काम पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो कोर्ट ने डिफाइन करने का काम किया है, सेक्शन में डिफाइन नहीं। कन्फेशन caused by inducement, threat or promise when relevant in criminal proceeding is covered by section 24, 26, 21, 28। सही ऑप्शन जान ही रहे हैं, सेक्शन 24 हो जाएगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि ए एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसका दोस्त है, दूसरा उसका दोस्त है। ए को बी ने धमकाया, ए ने बी को धमकाया कि मार के तुम्हारा पैर तोड़ देंगे नहीं तो अपराध को कन्फेस करो। तो ए ने क्या कर लिया? कन्फेस कर लिया। ऐसा कन्फेशन सेक्शन रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा? बताइए। ए बी का दोस्त है, बी ने ए को धमकाया कि कन्फेशन कर लो नहीं मार के तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। एक ने कन्फेस कर लेता है, कन्फेशन रिलेवेंट है कि नहीं है?
बताइए, इस सही का सही जवाब अगर आप बता देंगे तो मान लेंगे कि आपका एविडेंस तैयार है। बताइए बताइए, सारे लोग बताइए। अंशिका, AR मिश्रा, यूनिवर्सल ज्ञान, बस इतने लोगों की ओपिनियन है? नो? इसका सही जवाब है रिलेवेंट होगी। यस, ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट नहीं। अब पूछेंगे क्यों? सेक्शन 24 जब आप पढ़ते होंगे तो सेक्शन 24 में ये बात लिखी हुई है कि इंड्यूसमेंट थ्रेट द्वारा कराई गई कन्फेशन क्रिमिनल मामलों में कब विसंगत होती है ना? इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस से कराई गई कन्फेशन व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो कब होती है? जब वो पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा कराई जाए। सुन रहे हैं? पर्सन इन अथॉरिटी द्वारा इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस अगर किया जाता है तभी वो इररिलेवेंट होगी। दोस्त पर्सन इन अथॉरिटी थोड़ी है। पर्सन इन अथॉरिटी पुलिस हो सकती है, पर्सन इन अथॉरिटी इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकता है, पर्सन इन अथॉरिटी मजिस्ट्रेट हो सकता है, लेकिन दोस्त पर्सन इन अथॉरिटी कैसे है बताइए? तो इसलिए वो रिलेवेंट है। वैल्यू बहुत कम होना अलग बात है, रिलेवेंट है, वो कोई इररिलेवेंट नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 24 उसकी बात करता है कि जब इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस किसी पर्सन इन अथॉरिटी के द्वारा दिया गया। ठीक है, फंस गए जाल में? अब आपको लगा होगा एकदम से वक्त बदल गए, हालात बदल गए वाली बात ना, कि हम क्या समझ रहे थे, निकल गया क्या इसमें से? समझ में आया कि नहीं? गुड मॉर्निंग शोभा द्विवेदी, समझ में आया कि नहीं वो बात? नेक्स्ट है कि इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन मेड टू द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल? ऑप्शन है 25, 24, 32, 27। हाँ, ये क्या है? कन्फेशन मेड टू पुलिस नॉट एडमिसिबल, ये तो 25 है यार। और 25 पर कौन सी केस है? सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस है 25 पर पूछी जाने वाली केस है आपकी, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस। और अच्छा बताइए, सेक्शन 25 डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में लागू होती है कि नहीं? तो नहीं लागू होती। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में सेक्शन 24 लागू नहीं, 25 लागू नहीं होती। सेक्शन 25 का इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू नहीं होता। ये बात कौन सी केस में कही गई थी? नरेंद्र सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 2006 की केस होगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए तो ये वाला, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर ए मजिस्ट्रेट इज रिलेवेंट? 24, 26, 25, 27। मजिस्ट्रेट से किया गया कन्फेशन रिलेवेंट होगा, ये बात इसमें से कौन सी धारा बताएगी? सेक्शन 26। सेक्शन 26 यही कहता है कि पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन वैलिड नहीं होता है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में न किया गया हो। यानी मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में किया जाएगा तो वो कन्फेशन वैलिड होगा, और सेक्शन 26 ही ये बात बताता है। हाँ, और 26 के बारे में आप जानते हैं ना, पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन माने नहीं होता। इस कस्टडी का मतलब क्या है? कस्टडी का मतलब है पुलिस कंट्रोल, और ये कंट्रोल दोनों प्रकार का हो सकता है, मेंटल कंट्रोल भी हो सकता है और फिजिकल कंट्रोल भी हो सकता है। फिजिकल कंट्रोल रस्सी उस्सी से बांध देना, रूम में बंद कर देना, ये सब। मेंटल कंट्रोल का मतलब एकदम खुला है, लेकिन डर अभी भी पुलिस का उस पर बना हुआ है। जैसे एक था ना कि पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभियुक्त को टांगे पर लेके जा रहा था, उतर के पुलिस वाले चाय वाय पीने चले गए,
तो उस अभियुक्त ने तांगे वाले से, तांगा जो चला रहा था, उससे कन्फेशन कर लिया, तो वो कन्फेशन इररिलेवेंट माना गया, क्योंकि कहा गया कि पुलिस कस्टडी अभी भी थी, क्योंकि मेंटल कंट्रोल अभी भी पुलिस का था। तो ये है आर वर्सेस लेस्टर की केस जो मैं बता रहा हूं। ठीक, रुक रहा है वीडियो, कैसे काम चलेगा बताइए, ऐसे रुकेगा तो। नेक्स्ट है आपका ये, confession made by a person while in police custody is inadmissible under 29, 26, 25, 27, 26। आसान सा प्रश्न। मेरे यार ये बहुत बड़ा प्रश्न है, चलिए ये वाला कर लीजिए। A person after committing crime confesses while intoxicated the commission of crime. Under Indian Evidence Act, this confession is relevant and admissible under section कौन सा? 29, 31, 30, 32। शराब पी के वो नशे में था और उस समय उसने कन्फेशन किया, वो कौन सी धारा में रिलेवेंट होगा? सेक्शन 29। कहता है ना कि कोई स्वीकृति अगर अन्यथा सुसंगत है तो केवल इस वजह से विसंगत नहीं हो जाएगी कि वो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जो नशे में था, जिसे ऐसे उत्तरों में प्राप्त किया गया था जिसको उत्तर देना उसके लिए जरूरी नहीं था, या उसे ये चेतावनी नहीं दी गई थी, या छल या कपट द्वारा प्राप्त किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका आ गया सेक्शन नंबर 29 में ये बात है। और सेक्शन 29 जो है ना, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात करता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी न्यायिकेतर संस्कृति। नेक्स्ट है, कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड is admissible against the other co-accused under section of Indian Evidence Act 28, 29, 30, 31। तो ये सेक्शन 30 है, को एक्यूज्ड का कन्फेशन 30 में। अच्छा, को एक्यूज्ड होता कौन है? को एक्यूज्ड वो होता है जिसका सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल दो या अधिक लोगों का किया जा रहा, तो को एक्यूज्ड कहलाते हैं। अब को एक्यूज्ड के लिए ये नहीं है कि उसने अपराध मिलके साथ किया, इससे कोई मतलब नहीं है, उनका ट्रायल एक साथ कई ऑफेंस के लिए हो रहा है, ये को एक्यूज्ड होने के लिए जरूरी है। सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस का एकम्प्लिस के बारे में बात करता है, यानी सह अपराधी के बारे में बात करता है। क्या ये वो सेम है? जी नहीं। एकम्प्लिस वो पर्सन होता है जिसके विरुद्ध अपराध साबित हो जाए। तो अपराधी शब्द वही हो, कहां पर? यहां अभियुक्त है, केवल एलिगेशन, आरोप लगाया गया। इन विच सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज फाउंड। डाइंग डिक्लेरेशन कौन से में धारा में? 16, 27, 32, 41। डाइंग डिक्लेरेशन 32 में मृत्युकालिक कथन। The Indian Evidence Act provides for exception of the hearsay rule under section 17 to 39, 32 to 33, 34 to 35, all of the above। ऑल ऑफ दी एबव सब है। हियरसे रूल मतलब कहता है ना, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेगी कोर्ट, वो एक्सक्लूजन ऑफ हियरसे एविडेंस का है रूल सेक्शन 16, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। एडमिशन कन्फेशन, यहाँ पे थोड़ा सा 37 से 39 नहीं होगा, 31 होगा, फिर 32 से 33 भी होगा, 34 to 35 भी होगा, मैंने अलाउ दिए बहुत। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
Dine declaration made under section 32 of Indian Evidence Act is subject to the control of 164 CRPC, 161 and 62 CRPC, 52 and 54 evidence और 158 of Indian Evidence Act. कौन सा है? hmm. 158 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब आप देखेंगे ना तो कहता है 158 का क्या प्रोविजन है, क्यों यहाँ पे सही हो रहा है. 158 ये कहता है कि जिस प्रकार से अन्य स्टेटमेंट जो होते हैं उनको आप झुठला सकते हैं, उनको आप गलत साबित कर सकते हैं, उसी तरीके से सेक्शन 32 और सेक्शन 33 के स्टेटमेंट को भी आप गलत साबित कर सकते हैं. ये नहीं कि वो लोग कह के मर गए तो एकदम से वो युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा हो गई और वो मिट ही नहीं सकती. तो ये 32 और 33 को गलत साबित किया जा सकता है 58 के अंतर्गत, इसीलिए 158 के अधीन होती है डैंग डिक्लेरेशन. नेक्स्ट है बच्चों, necessity rule regarding to the admissibility of the evidence is committed or contained in. necessity यानी आवश्यकता का नियम कौन सी धारा में? 31, 32, 62 और 63. नेसेसिटी रूल सेक्शन 32 में. क्यों? क्योंकि वो ऐसी लोगों के लिए बात करता है जो मर गए हैं या मिल नहीं सकते, तो मजबूरी हो जाती है, नेसेसिटी है, जरूरी है कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें जो हमारे पास उपलब्ध है. कहते हैं ना कि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. इसी तरीके से भाई मजबूरी है तो किसी मरे हुए आदमी के भी स्टेटमेंट को हम रिलेवेंट बना देते हैं. फेमस जी सादर प्रणाम. Under Indian Evidence Act 1872, a declaration made in course of business is admissible under Indian Evidence Act. क्या कह रहा है? A declaration made in course of business is admissible under. कौन सी धारा में है ये? ये होगा ऑप्शन नंबर 32 का क्लास नंबर, नहीं कहाँ गया, ये होगा 32 का क्लास नंबर 2. 32 का क्लास नंबर 2 होगा. इसमें तो अधिकार रूढ़ी आ जाएगा ना. शिव चौबे भी आ गए. नहीं बेटा, 55C नहीं है, 55B है. यहाँ पर अधिकार रूढ़ी आ जाएगा. और यहाँ क्या है? कोर्स ऑफ बिजनेस है. कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में 32(2) में होगा और 34 में भी होगा और सेक्शन 16 में भी होगा और सेक्शन 114 में भी होगा. ये सब कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करते हैं. अगला प्रश्न, which subsection of section 32 of Indian Evidence Act makes the fact relation between the parties who are not alive relevant? Subsection 1, subsection 3, subsection 5, subsection 6. बिल्कुल रिलेशन, नातेदारी के संबंध में जो राय है और राय देने के बाद कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी राय कौन सी धारा में रिलेवेंट हो जाएगी? 32(5) के अंतर्गत रिलेवेंट हो जाएगी. 32(5) में. चलिए ये कर लीजिए. कहता है which one of the following section of Indian Evidence Act has been substituted for the old section by Information Technology Act? कौन सा ऐसा धारा है जो नई धारा स्थापित की गई है पुरानी के स्थान पर? सेक्शन 39.
Section 40 to 44 of the Indian Evidence Act deals with the relevance of क्या character, opinion, judgment, statement made under the special circumstances. 40 से 44 में क्या है, जजमेंट एंड डिग्री के रिलेवेंसी की बात की। कहता है ना, सामान्य नियम ये होता है, जनरल रूल क्या है कि जजमेंट किसी मामले में रिलेवेंट नहीं होगा, जनरल रूल ये हो गया। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन है, कुछ मामलों में जजमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। कब? सेक्शन 40 के अंतर्गत जब वो रेस जुडिकाटा का प्रभाव रखता है, सेक्शन 41 के अंतर्गत जो जजमेंट इन रेम होता है, सेक्शन 42 के अंतर्गत जब वो पब्लिक नेचर का होता है, सेक्शन 43 के अंतर्गत जब वो जजमेंट ही इशू में हो तब, जब सेक्शन 43 के अंतर्गत वो जब जजमेंट के रूप में नहीं लेकिन अदरवाइज रिलेवेंट होता है, तो ऐसे मामलों में जजमेंट रिलेवेंट हो जाता है, बाकी जजमेंट रिलेवेंट नहीं होता। Under which of the following section of the Indian Evidence Act the previous judgment are relevant to bar a second suit to trial? कौन सी धारा में है? सेक्शन 30। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 ये कहता है कि कोई भी ऐसा निर्णय जो न्यायालय को सक्षम बनाता है कि क्या उसमें उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि नहीं, क्या उसमें ट्रायल करना चाहिए कि नहीं, तो अगर वो कोई जजमेंट उसे सक्षम बनाता है तो वो सेक्शन 40 के अंतर्गत रिलेवेंट होगा। यही कह रहा है ना कि सूट का ट्रायल करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में कौन सी धारा में प्रावधान है? 40 में। The principle of res judicata is provided in which of the following section of the Indian Evidence Act? 140, 40, 160, 164। यही अभी रेस जुडिकाटा के बाद सेक्शन 40 में ही देख रहे थे, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। Which kind of jurisdiction is not mentioned under section 41 of Indian Evidence Act? Probate, Admiralty, Insolvency, Revenue। कौन से प्रकार की अधिकारिता की बात धारा 41 में नहीं की गई? रेवेन्यू मैटर, प्रोबेट, एडमायरल्टी, इंसॉल्वेंसी और मैरिज। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय जो निर्णय देती है वो सेक्शन 41 के अंतर्गत वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। नेक्स्ट है कि अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द जजमेंट ऑफ एडमायरल्टी कोर्ट आर रिलेवेंट इन सेक्शन 39, 40, 41, 42। एडमायरल्टी कोर्ट का जजमेंट रिलेवेंट होता है कौन सी धारा के अंतर्गत? सेक्शन 41 के अंतर्गत। अभी जस्ट पिछला हमने यही देखा था कि नवाधिकरण विषय का अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय धारा 41 के अंतर्गत सुसंगत होता है और वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। Relevancy of expert evidence for the purpose of Evidence Act is contained in relevancy of expert evidence। कहाँ है इसके संबंध? 10 to 20, 35 to 40, 45, 46, 59, 60। एक्सपर्ट के संबंध में 45 to 46। वेरी गुड मॉर्निंग जेनी जी। Under which section of Indian Evidence Act the expert opinion is relevant? 44, 45, 46, 41। एक्सपर्ट ओपिनियन कौन सी धारा में रिलेवेंट है? 45 के अंतर्गत। किन किन मामलों में एक्सपर्ट की ओपिनियन रिलेवेंट होती है? 5 मामलों। क्या है? विदेशी विधि,
विज्ञान, कला, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह, इन 5 मामलों में एक्सपर्ट की ओपिनियन रिलेवेंट होती है। यहाँ ध्यान देना है, विदेशी विधि की बात की गई, देसी विधि के बारे में एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं ली जाती, क्योंकि बिना एक्सपर्ट रहते हुए भी देसी विधि के मामले में सब एक्सपर्ट है। जैसे कहावत भी कहते हैं ना कि किसी को ला पढ़ा हो ना हो, लेकिन कानून बतियाने में भारत वाले माहिर हैं। तो इसलिए भी भारतीय विधि के संबंध में एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब एक्सपर्ट हैं भारतीय विधि के। बल्कि वो एक्सपर्ट नहीं है जिसने भारतीय विधि को स्टडी किया, बाकी सब एक्सपर्ट। DNA test can be admitted in evidence under 47, 45, 48, 49। डीएनए टेस्ट कौन सी धारा के अंतर्गत? निश्चित रूप से बात होगी 45 की, क्योंकि डीएनए जो है वो साइंस यानी विज्ञान का विषय है, और सेक्शन 45 में हमने देखा था विज्ञान के मामलों में एविडेंस रिलेवेंट हो जाते हैं। और एक्सपर्ट के बारे में आप जानते हैं ना कि विशेषज्ञ है कौन? विशेषज्ञ वो व्यक्ति होता है जो उस विषय पर विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता है। उसके लिए किसी डिग्री का होना जरूरी नहीं। अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में कोर्ट ने कहा था कि सोने की शुद्धता के संबंध में एक सुनार की राय जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था वो रिलेवेंट हो, क्योंकि वो उस कार्य में अनुभव रखता है, वो एक्सपर्ट माना जाएगा। Under the provision of section 45 of Indian Evidence Act, the opinion of an expert can be for identity of finger impression, identity of handwriting, both A and B, neither A nor B। Section 45 of Evidence Act, opinion of expert can be identity of finger impression, identity of handwriting, both A and B। बिल्कुल, बोथ ए एंड बी दोनों आ जाएगा, फिंगर इंप्रेशन भी आ जाएगा और हैंड राइटिंग भी आएगी। ये पढ़िए क्वेश्चन। The opinion of expert may be obtained under section 45 of Indian Evidence Act in relation to science, art, law, finger impression and handwriting, science including medical matter, art, law, finger impression and handwriting, science including medical matter, art, law, finger impression, handwriting and finger signature, science, art, foreign law, फिंगर इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है मैक्सिमम यानी बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ लॉ की नहीं फॉरेन लॉ की गई है। स्पष्ट किया गया है कि बात लॉ का मतलब इंडियन लॉ मत समझ जाइएगा, ऐसे कि आप समझते बहुत हैं, जिस बात को समझना नहीं होता उसको बहुत तेज समझते हैं। जो कोई व्यक्ति कहता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन जो कहना नहीं भी चाहता है वो बात आदमी समझ जाता है कि हम जानते हैं कि क्यों बात ये बोले। नेक्स्ट है कि 70 की ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर of electronic evidence is a relevant fact under 45A, 75A, 65A की 65B। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45A। Facts supporting or rebutting the opinion of the expert are relevant under which section of the Indian Evidence Act। यानी जो
विशेषज्ञों की राय को सपोर्ट करते हैं या उसको रेबुट यानी खंडन करते हैं, वो बात सुसंगत हो जाएगी। कौन सी धारा के अंदर? 45B, 46 और 45, 46, 50, 51। विशेषज्ञों की राय का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, ये बात 46 करता है। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है ना कि ओवर एक्साइटेड होकर आदमी 46 और 51 भेद करना भूल जाता है। 51 कहता है जब राय सुसंगत है, जब राय सुसंगत है तो राय के आधार भी सुसंगत होंगे, ये बात 51 कहता है। और ये बात 46 में भी कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, 46 में कहता है 45 से रिलेटेड है, कहता है जिन मामलों में विशेषज्ञों की राय सुसंगत है तो विशेषज्ञों की राय का समर्थन करने वाले और उनका खंडन करने वाले तथ्य भी सुसंगत होंगे। ठीक है, और राय के आधार 51 में सुसंगत। नेक्स्ट है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर इज रिलेवेंट। डिजिटल सिग्नेचर के संबंध में ओपिनियन रिलेवेंट है। 34 है, 39 है, 47A है कि 58A है। आराम से पकड़ में आ जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर की अगर बात आ रही है तो सिग्नेचर का मतलब 7, 47, डिजिटल लग गया तो 47A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर देख सकते हैं तो मिला लीजिए। क्या है सेक्शन 46 में? क्या है? सेवन में क्या है? फोर्टी 47A में क्या है? 48 में क्या है? ये यही है ना, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। Which one of the following section of Indian Evidence Act makes relevant opinion as to existence of custom? Section 47, Section 48, Section 49, Section 50. Section 50 क्या है? क्या है? एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम के संबंध में सेक्शन 48 हो जाएगा। हालांकि ये जनरल कस्टम की बात करता है, जनरल कस्टम की बात है। ये जनरल कस्टम के संबंध में कोई राय है, राय अधिकार के संबंध में कोई राय है, तो वो उस व्यक्ति की राय सुसंगत होती है कि यदि उस कस्टम का एग्जिस्टेंस जिस समय रहा होगा उस समय वो जरूर जानता होता। Under which section of Indian Evidence Act the opinion relating to relationship is relevant? रिलेशनशिप यानी नातेदारी के संबंध में ओपिनियन रिलेवेंट हो जाती है। सेक्शन 45, 46, 32, 5 और 50 ये रिलेशनशिप के संबंध में रिलेवेंट होती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होता है ना कि रिलेशनशिप के संबंध में देखिए प्रश्न क्या पूछता है, रिलेशनशिप के संबंध में ओपिनियन कब रिलेवेंट नहीं होती, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत? जब 494 का मामला हो, जब 495 का मामला हो, जब 497 का मामला हो या 498 का मामला हो। अगर ऐसा कोई मामला है, ये सारी धाराएं किसकी हैं? आईपीसी की। अगर इसके लिए कार्यवाही हो रही है तो उसमें नातेदारी के संबंध में राय सुसंगत नहीं होगी, ऐसा प्रश्न आता है, जबकि गलत है। नातेदारी के बारे में राय सुसंगत तो तब भी होगी इन धाराओं में भी, लेकिन साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, ये बात है। लेकिन परीक्षा का ट्रेंड बन गया है कि वो सुसंगत ही पूछता है, तो सुसंगत बता दीजिएगा कि इन धाराओं में नहीं।
नेक्स्ट है कि द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन ओनली, ब्लड और मैरिज, ब्लड मैरिज और एडॉप्शन, नन ऑफ द एबव। क्या है? कोई भी हो सकता है, ब्लड हो, मैरिज हो या फिर एडॉप्शन हो, सबकी बात करता है। 80 तक आज कराएंगे, ठीक है? आप लोगों को आज सेक्शन क्वेश्चन नंबर 80 तक करा देते हैं और फिर उसके बाद बाकी जो बचेगा हम लोग कल करेंगे। An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion. Under which section of Indian Evidence Act? कौन सी धारा लगेगी? ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी 51। Under which one of the following sections of the Indian Evidence Act previous good character is relevant in criminal cases? Previous good character is relevant in previous cases or criminal cases। 18, 26, 49 की 53। क्रिमिनल मामलों में कैरेक्टर 53 और 54 में है। 53 बात करता है गुड कैरेक्टर की, तो गुड कैरेक्टर क्रिमिनल मामलों में ऑलवेज एक्सेप्टेबल होता है। 55 जो कहता है वो बैड कैरेक्टर की बात करता है क्रिमिनल मामलों में, तो बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता जनरली। इसके एक्सेप्शन है जो मैं अगले एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा। By which one of the following amendments Act 53A has been inserted in Indian Evidence Act? Information Technology, Indian Evidence Act Amendment 2, Criminal Law Amendment 2005, Criminal Law Amendment Act 2013। कौन वाले से आया है 53? ये कहता है 2013 वाला अमेंडमेंट है 53 है। इसमें यही है ना कि अगर किसी महिला के संबंध में कार्रवाई चल रही हो, चाहे 354 की ABCD की हो, 376 की ABCD की हो, तो ऐसे मामलों में उसका प्रीवियस बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही कर लीजिए, फिर कल आगे बताएंगे आपको। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इज नॉट रिलेवेंट? सेक्शन 54, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 118। बताइए। सेक्शन 54। Under which section of Indian Evidence Act the bad character of accused is not relevant? सेक्शन 54 है ना। सेक्शन 54 में ही कहता है कि बैड कैरेक्टर क्रिमिनल मामलों में रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन 3 अपवाद, एक रिप्लाई में हो सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है तो उसके जवाब में बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर कैरेक्टर खुद ही इशू में हो तब बैड कैरेक्टर का दिया जा सकता है। तीसरी बात कि प्रीवियस कन्विक्शन भी बैड कैरेक्टर के एविडेंस के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80 तक का ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोग जब मिलेंगे तो और भी सारी बातें करेंगे और कल 12:30 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है। हाँ, जो मध्य प्रदेश जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, मैं उनके लिए बता दूं, उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि ये बिल्कुल फ्री का एक मॉक टेस्ट अनअकैडमी करा रहा है। कब? तो 25 जून को शाम को 5 बजे आप ये स्कैन करके एनरोल हो सकते हैं और फ्री का लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे का टेस्ट होगा शाम को 5 बजे 25 को। अगली बात, राजस्थान जुडिशियरी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी एक फ्री मॉक टेस्ट है। एक तो टेस्ट है 2 घंटे का, 24 जून यानी आज ही है, शाम को 5 बजे से। ये भी फ्री है। इसको एनरोल करने के लिए भी यहाँ पे स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हैं।
बाकी जानकारियां आपको हैं कि अनिल खन्ना सर की कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच 2023 12 जून से ही शुरू हो चुकी है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में प्रारंभ बैच छत्तीसगढ़ जुडिशियरी और एमपी जुडिशियल सर्विस के लिए है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा तेजस महाराष्ट्र जुडिशियरी बैच है, महाराष्ट्र जुडिशियरी बैच है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड जुडिशियरी के लिए है, चाहे महाराष्ट्र जुडिशियरी के लिए है, चाहे मंजिल बिहार जुडिशियरी मेंस एग्जाम 75 डेज का क्रैश कोर्स है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बस आपको फायदे के लिए करना क्या है, ये कोड यूज करना है, राय लॉ 10, मतलब RAILAW10 राय लॉ 10, ये कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें एनरोल हो जाएंगे और जो है आपको 10% डिस्काउंट तो वैसे ही हो जाना है। सही है। तो बाकी बच्चों को, सारे बच्चों को बाय बाय, मिलेंगे हम लोग फिर क्लास में अगली कल। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, पूछना चाहता है। नहीं, ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।